डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बजट को लेकर काफ़ी बड़ा सरदर्द आप लोगों का लगातार रहता है। उसको दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। डिलाइट आईएएस की तरफ से इस बार बजट की समरी आप लोगों को दी जा रही है। 25 पॉइंट वो गोल्डन पॉइंट जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ टर्म्स हैं, है ना? उन टर्म्स को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है, वो टर्म्स भी देखेंगे। और जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है ना, उस पीडीएफ में कुछ योजनाएं जो इंपॉर्टेंट रही हैं बजट में, जिनका फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया है, उनका भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो बजट को लेकर सारा खेल आप लोगों का आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो के जरिए। और दूसरा, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कि डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर ना केवल वो बुकलेट शेयर की गई है, बल्कि जो बुकलेट आपके 2026 के एग्जाम को लेकर सोचने के नजरिए को बदल देगी, लॉजिक आप लोगों को सिखाएगी। कल वहां पे वो बुकलेट शेयर कर दी गई है, वो भी टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बजट की पीडीएफ जो है एकदम बेहतरीन फॉर्म में, इसमें तो आपको स्लाइड्स के फॉर्म में बताया गया है, लेकिन एक प्रॉपर पीडीएफ डिजाइन जो हुई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहां से लिंक से ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से फैक्ट हैं जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, राजकोषीय जो घाटा है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% का लक्ष्य रखा गया है, जो निरंतर घटते क्रम में है। याद रखिएगा, पिछले 5 सालों से फिस्कल डेफिसिट लगातार सरकार घटा रही है। इस तरह के फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछता है। अगर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये 1.5% पर है, जो दर्शाता है कि सरकार रोजमर्रा के खर्चों में कटौती कर रही है। बेसिक आप लोग इकोनॉमिक्स का जानते होंगे, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अगर आप लोगों को बेसिक इसके बारे में जानना है तो बहुत सारी मेरी वीडियोस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई हैं। और अगर आप लोग प्रॉपर इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स 2026 के लिए करना चाहते हैं तो आप लाइट आईएएस पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। प्राथमिक घाटे की अगर मैं बात करूं तो 0.7% है, जो ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय 12.21 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऐतिहासिक है। सरकार ने लगभग 9% की दर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। ये अपने आप में देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। प्रभावी पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं तो ये 17.14 लाख करोड़ है। इसमें राज्यों को संपत्ति निर्माण के लिए दी गई सहायता भी शामिल होती, उसको ही इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पैसे का आगमन कहाँ से हुआ, ये इस तरह की चीजें भी बनती हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत उधारी है, 24% पैसा वहां से आया है। इसके बाद इनकम टैक्स जो है सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये दो सोर्स आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि पैसा गया कहाँ है, सरकार का खर्च कहाँ हुआ है, तो सबसे बड़ा खर्च राज्यों का कर में जो हिस्सा है 22%, वहां पैसा गया है। और अगर हम उसके बाद देखें तो जो सरकार ने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको लेकर 20% का पैसा गया है। प्रत्यक्ष कर का दबदबा रहा है। व्यक्तिगत आय कर जो है अब कॉर्पोरेशन टैक्स से भी अधिक योगदान दे रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स से अब बढ़ गया है क्या, इनकम टैक्स, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन पर फोकस कर रही है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी भारत में पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। ब्याज भुगतान की अगर बात करें तो बजट का 20% हिस्सा केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। रक्षा मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन जो है रक्षा क्षेत्र को किया गया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे रक्षा बजट, डिफेंस बजट आज समय की मांग है। तो सरकार की तरफ से लगभग 12.5% का आवंटन जो है डिफेंस के लिए किया है। और ये चीज बहुत अच्छी बात। आसपास का अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, इसके लिए सरकार को डिफेंस पे काम करना ही होगा। इसको लेकर इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है। कृषि सेक्टर को लेकर अगर हम देखें तो 1.48 लाख करोड़ का आवंटन है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान दे रही है, एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर में डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में क्रिएट हो, उसको लेकर सरकार ध्यान दे रही है। सब्सिडी का रुझान अगर देखें तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी देखी गई है, जो राजकीय कोषीय सेहत के लिए अच्छा है। फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 17.71 लाख करोड़, ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5.48 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है।
आपको पता होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अगर मैं बात करूं तो उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है। और अगर हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें जिसके अंदर केंद्र और राज्य जो है भागीदारी करते हैं, उसके लिए आपके सामने अकाउंट है, इतना पैसा किया गया है। राजस्व प्राप्तियां अगर देखें तो कर प्राप्तियों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। तो बुयोंसी जीडीपी, अगर हम लोग टैक्स बुयोंसी की बात करें तो जीडीपी बढ़ने के कंपैरिजन में टैक्स कितना बढ़ रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ऐसे मैंने सारी टर्म्स जो इस बार इकोनॉमिक्स करवाई उसमें हर एक टर्म्स को मैंने कवर करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत ना हो तो मुझे लगता है जल्द से जल्द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। रेलवे और राजमार्ग इन दोनों मंत्रालयों को पूंजीगत सहायता के लिए रिकॉर्ड फंड मिला है, तो ये भी एक अच्छा सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आप देखेंगे ना, ये 25 गोल्डन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हूबहू आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट इसके अंदर ही मिलेंगे। आप लोग इसको रट लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एकदम एक से बढ़कर एक पीडीएफ जो है बेहतरीन फॉर्म में आपको मिलती रहती है। उसके बाद देखें राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, फिस्कल कंसोलिडेशन, सरकार 2025-26 के लिए 4.5 के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर चुकी है। फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टर्म है वो आपको पता है, अगर सरकार अपने खर्च को कम करती है, सरकार का लोन अगर कम होता है तो ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी होती है और इसी को फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। गैर कर राजस्व, आरबीआई से मिलने वाला लाभांश राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बना है, तो आरबीआई बहुत मेहरबान है सरकार पर, इसका अंदाजा भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। राज्यों को सहायता, राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा जारी रखी गई है। ग्रामीण विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने एक जो है यथार्थवादी लक्ष्य रखने की कोशिश की है। बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार की तरफ से नहीं कही गई हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की गई है, विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए काम किया गया है। जीएसटी संग्रह है, जीएसटी का योगदान 18% पर स्थिर है, जो अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण का संकेत है। आपको पता है कि अगर जीएसटी ज्यादा आ रहा है इसका मतलब लोग फॉर्मल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वरना हमारी इकोनॉमी की एक बहुत प्रमुख विशेषता ये है कि हम इनफॉर्मल ज्यादा है ना, तो इनफॉर्मल रहेंगे तो टैक्स सरकार के पास आएगा नहीं, इसलिए ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर है। अगर हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है और डेफिसिट कम हो रहे हैं, ये चीज भी हमें वहां पर देखने को मिल सकती है। कुछ तकनीकी शब्द हैं, जैसे एक शब्द है फिस्कल कंसोलिडेशन, सरकारी घाटे और कर्ज को कम करने की नीति को जो है हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। सरकार थोड़ा सा राजकोषीय समावेशीकरण करने की कोशिश करती है सरकार की उसका घाटा कम से कम हो, उसको ज्यादा टैक्स जो है लोन ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, तो उसके लिए ये टर्म है। फिर उसके बाद में प्रभावी पूंजीगत व्यय, इसमें पूंजीगत व्यय और राज्यों को संपत्ति निर्माण के लिए दी गई सहायता जो है, ग्रांट जो है, इसके अंदर शामिल होती है। बड़ा अच्छा टर्म है राजस्व उछाल, रेवेन्यू बुयोंसी। यह दर्शाता है कि जीडीपी बढ़ने के साथ टैक्स कलेक्शन में किस तरह का जो है अनुपात में बढ़ रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं, यह ब्याज भुगतान को घटाकर सरकार की वास्तविक उधारी जरूरत को दिखाता है, वर्तमान में है 0.7% है। गैर कर राजस्व की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के लाभांश और पीएसयू के मुनाफे से होने वाली आय इस साल काफी ज्यादा अधिक रही है या ज्यादा रही है, ये भी एक सवाल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिशन जो है बायोफार्मा को लेकर या मिशन शक्ति जो है बायोफार्मा को लेकर सरकार स्टार्ट कर रही है, जिसके लिए भारत को जो जैव औषधियां हैं, है ना, उसमें हब बनाने की बात कही गई है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है उसके लिए किया गया है। 7 नए जो है स्पीड कॉरिडोर रेलवे के, उसके बारे में भी सरकार ने बात कही। तो इस तरह की कुछ योजनाएं सरकार की गई हैं। तो जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर योजनाओं का भी जिक्र मैंने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवन वहां से आप लोगों को बुकलेट भी मिल जाएगी। एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक फील करते हैं, मान लीजिए आपको पूरा बैच नहीं ज्वाइन करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी आप डिलाइट आईएएस का जो ये नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप वीक है ना, कम से कम उस सब्जेक्ट की क्लासेस जरूर कर दीजिए, वरना आपका प्रीलिम्स जो है वो हर्डल बन जाएगा, और प्रीलिम्स हर्डल बनेगा ना तो चाहे मेंस और इंटरव्यू में कितना खेला कर सकते हो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जीएस में रिस्क मत लो, प्रीलिम्स में बार बार कह रहा हूँ, जल्द से जल्द जो वीकनेस है, अगर पूरा बैच नहीं ज्वाइन करना,
अगर तो कर सकते हो तो अंतिम प्रहार से बेहतर कुछ और है ही नहीं। उसमें टेस्टिंग चल रही है, उसमें रिवीजन चल रहा है, रणनीतिक तरीके से मैं उन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। अगर वो कर सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बट अगर आपको लगता है कि सर मुझे पूरा बैच नहीं जॉइन करना या पैसे को लेकर आपको दिक्कत रहती है, फीस को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक स्पेसिफिक जो है बैच जॉइन करके, सब्जेक्ट का बैच जॉइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।